तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड लूसी के साथ। उसकी पूरी फैमिली यहाँ मजे में स्नैक्स खा रहे होते हैं और लिविंग रूम को गंदा कर रहे होते हैं। जैसी लूसी यहाँ पर आती है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि कल घर में पार्टी होने वाली है तो पूरे लिविंग रूम को तुम क्लीन करोगी। लूसी कहती है कि एक रूम गंदा आप लोगों ने किया है तो डैड आखिर मैं इसे क्यों साफ करूँ। तो लूसी की ग्रैंडमा कहती है कि क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हारा काम है हमारी फैमिली की सेवा करना। फिर लूसी की स्टेप मॉम कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम्हारी मॉम कब का मर चुकी है और वो तो हम लोग इतने अच्छे हैं जो तुम्हें हमने अपने घर पे रखा है। तो लूसी कहती है कि आपको शर्म नहीं आई ऐसे कहते हुए, आप लोग मेरी मॉम की प्रॉपर्टी पर जी रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने मुझे अपने घर पे नहीं रखा बल्कि मैंने आप लोग को अपने घर पे रखी हूँ। लूसी के डैड से चिल्लाते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही जबान चला रही हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं, कल बहुत सारी रिच फैमिलीज यहाँ पर आने वाली है और उनमें से एक रिच मैन मिस्टर ली तुमसे शादी करने के लिए हमें $10,000 दे रहा है तो तुम्हें चुपचाप से ही शादी करनी पड़ेगी। लूसी कहती है कि आप मेरी शादी ऐसे बंदे से करवाना चाहते हैं जो पहले ही अपनी 3 वाइफ को मार चुका है। मैं जानती हूँ आप लोग बस मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं ताकि आप लोग मेरी मॉम का घर ले सको। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि इतने सालों तक मेरी मॉम ने आप लोगों के लिए नौकरों की तरह काम करी पर आप लोगों ने उनके साथ किस तरीके से ट्रीट किया और मेरी मॉम की ये हालत देखकर तो मुझे शादी से ही डर लग गया और मैं कभी शादी नहीं करूंगी। ये बोलकर लूसी यहाँ से जा रही होती है तो उसके डैड चिल्लाते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। लूसी कहती है कि एक शांत होटल ढूंढने जहाँ मैं सो सकूं। नहीं जा सकती क्या, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं लूसी होटल के बाहर पहुंचती है और तब यहाँ पर बहुत सारी कार्स आके रुकती है जिसमें से हमारा मेल लीड बाहर आता है जिसका नाम शाओ है। उसके सभी गार्ड्स उसका वेलकम करते हैं कि वो अब्रॉड से अभी वापस आया और अपनी कंपनी संभालने वाला है। शाओ का फ्रेंड उसे कहता है कि अब तू इतने टाइम बाद यहाँ पर आया तो मैं तुझे बहुत सारी ब्यूटीफुल लड़कियों से मिलवाना चाहता हूँ। तो शाओ अपने फ्रेंड से कहता है कि तुझे पता है ना कि मुझे लड़कियों से एलर्जी है और मैं कभी किसी लड़की से क्लोज नहीं हो सकता हूँ। तो इसका फ्रेंड पूछता है कि आखिर तेरी बीमारी अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई, ये बता कि आखिर कौन से टाइप की लड़की से तुझे एलर्जी नहीं होती, मैं वैसी लड़की तेरे लिए ढूंढ दूंगा। इतने में लूसी यहीं से जा रही होती है और शाओ का हाथ उसे टकरा जाता है और फिर लूसी और शाओ एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और शाओ बहुत ज्यादा शॉक होता है कि आखिर मुझे एलर्जी क्यों नहीं हुई। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ के फ्रेंड ने उसे ड्रग दे दिया होता है और उसके लिए होटल रूम में एक लड़की को अरेंज कर दिया होता है और इस लड़की के टच करने से शाओ को एलर्जी होने लगती है और वो उसे दूर करता है और कहता है कि मैंने बोला ना मुझे लड़कियों से एलर्जी है। फिर वो लड़कियां से भाग जाती है और तभी हम देखते हैं कि लूसी ड्रिंक करते हुए यहीं पर ही आ रही होती है और अपना होटल रूम ढूंढ रही होती है और तभी वो गलती से शाओ के रूम में आ जाती है। शाओ चिल्लाने लगता है कि फिर कौन सी लड़की आ गई है, मैंने कहा ना मुझे लड़कियों से एलर्जी है। पर लूसी तो उसकी बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती और वहीं पर ही बैठ जाती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि निकलो यहाँ से। लूसी इस बात से अपसेट होती है कि उसकी शादी का डिसीजन वो खुद लेगी, कोई और उसकी जगह नहीं ले सकता। फिर जब शाओ लूसी को देखता है तो उसे याद आ जाता है कि अभी वो उसे बाहर मिला था। फिर वो उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लूसी की नींद खुलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है और चिल्लाने लग जाती है। तो इसकी आवाज से शाओ भी उठ जाता है और कहता है कि तुम कौन हो, जरूर मेरे फ्रेंड ने तुम्हें कल रात यहाँ पे अरेंज किया होगा ना। लूसी कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं कोई तुम्हारे फ्रेंड को नहीं जानती हूँ जो तुम कह रहे हो। शाओ कहता है कि मैं समझ गया, तुम जरूर मेरी फैमिली के पैसे में इंटरेस्टेड होगी ना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारा मकसद कामयाब नहीं होगा, अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। फिर शाओ सोच लगता है कि कितना अजीब है, मुझे तो लड़कियों से एलर्जी है तो आखिर मुझे कुछ एलर्जी क्यों नहीं हुई। फिर इतने में इसे इसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है जो कि शाओ को चिल्लाने लगती है कि मैं नहीं जानती हूँ, अब तुम अब्रॉड से वापस आ गए हो ना तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और मैं कोई बहाने नहीं सुनने वाली हूँ, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर शाओ को लूसी को देखकर आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा और फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लूसी तो बस उससे इसलिए शादी कर लेती है क्योंकि उसे भी बस अपनी फैमिली को दिखाना है कि उसकी शादी हो चुकी है। और फिर कोर्ट से बाहर आकर शाओ लूसी को अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने लगता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसका नाम शाओ है और वो अभी मिलिट्री से वापस आया है। वो लूसी से कहता है कि अब वो उसका सारा खर्चा उठाएगा, खाने पीने और कपड़े, उसको जो चाहिए वो उससे बोल सकती है। लूसी कहती है कि हमारी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी इम्प्रॉपर थॉट्स रखोगे। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हुई नहीं और पहली बात तो ये कि मैं शादी करने में ही इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए हम अभी के लिए अपनी शादी को सीक्रेट रखने वाले। तो शाओ ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि हम हमारी शादी को सीक्रेट रखेंगे, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लूसी कहती है कि तुम बस थोड़े से गुड लुकिंग हो, पर हो तो तुम गरीब ना, जो कि अभी मिलिट्री से वापस आए हो, तो तुम क्या ही मुझे दोगे। शाओ कहता है कि तुमने मुझे क्या समझी हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ।
लूसी कहती है कि देखो मैं ये जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, बस तुम हमारे बीच की डील याद रखो कि तुम्हें हमारी मैरिज सीक्रेट रखना है। शाओ पूछता है कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो लूसी कहती है कि देखो तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मेरा ये करने का खुद का कुछ रीजन है जो कि मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। लूसी की बातें सुनकर शाओ कहता है कि लगता है तुम भी बाकी लड़कियों की तरह गोल्ड डिगर लड़की हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी शादी हो गई है तो फ्यूचर में तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। तो लूसी कहती है कि इसके लिए थैंक्स, लेकिन तुम मेरी क्या ही हेल्प कर पाओगे, और फिर वो उसे बाय बोलकर चली जाती है। फिर यहाँ पर शाओ तो डिसाइड कर लेता है कि वो ऐसी गोल्ड डिगर लड़की को अपनी वाइफ नहीं बना सकता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके लूसी के बारे में सब पता करने के लिए बोलता है और साथ ही डिवोर्स अग्रीमेंट भी तैयार करने के लिए बोलता है। फिर लूसी अपने घर के बाहर पहुंचती है और देखती है कि कैसे उसके डैड और स्टेप मॉम सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं और इन लोगों ने अपनी अमीरी शो ऑफ करने के लिए रेंट वाली कार और महंगे कपड़े और बैग लिए होते हैं अपनी शो ऑफ करने के लिए। लूसी जैसी अंदर जाती है तो उसके डैड उसे देखकर उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए बोलते हैं कि यहाँ पर सारे रिच फैमिली के लोग आए और उनमें से वो किसी के भी साथ पंगा नहीं ले सकते क्योंकि सभी का शाओ फैमिली के साथ कनेक्शन है जो कि शहर की रिचेस्ट फैमिली है। लूसी ये सुनकर पूछती है कि आखिर ये शाओ फैमिली कौन है। उसकी स्टेप मॉम कहने लगती है कि वो रिचेस्ट मैन की फैमिली है जिसका तुम जैसे के साथ कभी कनेक्शन नहीं हो सकता, इसलिए सोचना भी मत। फिर यहाँ पर जो सारे रिच ओल्ड मैन आए होते हैं ये लोग लूसी में बड़े इंटरेस्टेड हो रहे होते हैं क्योंकि लूसी का डैड उसकी शादी किसी भी रिच मैन से करवाना चाहता है। पर लूसी सभी से कह देती है कि मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। दूसरी तरफ शाओ का फ्रेंड यहाँ पर लूसी की इन्फॉर्मेशन ले आता है और बताता है कि वो लड़की कोई सिंपल नहीं है बल्कि वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। फिर हम देखते हैं कि लूसी के डैड और उसके स्टेप मॉम उसे समझाते हैं कि वो कोई बहाना नहीं कर सकती और उसे एक अच्छा सा सुइटेबल मैन ढूंढकर आज शादी करनी पड़ेगी। तो लूसी बता देती है कि एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। तो ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम तो शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर शाओ लूसी की सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद कह देता है कि अब तो मैं इस लड़की से डिवोर्स लेके रहूंगा, मैं एक स्पॉइल रिच लड़की को अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहता हूँ। तो उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसे गलत फहमी हो गई है, जैसा वो सोच रहा है वैसे ही वो बिल्कुल नहीं है बल्कि उसकी पूरी अपोजिट है। उस लूसी के डैड उसे बिल्कुल नहीं मानते क्योंकि उनकी फैमिली लड़की से ज्यादा लड़का प्रीफर करते हैं। तो उसके डैड ने तो उसको और उसकी मॉम को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है और आज भी वो अपनी मॉम की इनहेरिटेंस लेने के लिए अपनी फैमिली से लड़ रही है। ये जानकर शाओ को बुरा लगता है कि लूसी की फैमिली उसे एक ऑर्फन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शाओ का फ्रेंड बताता है कि लूसी इसलिए शादी नहीं करना चाहती है क्योंकि वो अपनी मॉम की गई मिस्टेक वापस रिपीट नहीं करना चाहती और ना चाहती है कि उसकी फैमिली उसके पार्टनर को परेशान करे। फिर ये सब सुनने के बाद शाओ फिर से लूसी की बातें याद करता है और कहता है कि अब मुझे समझ आया, मैंने तो उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया था, वो मुझे अपनी फैमिली से प्रोटेक्ट करने के लिए शादी को सीक्रेट रखना चाहती है। फिर ये सब जानने के बाद शाओ लूसी के बारे में अपना माइंड पूरी तरीके से चेंज कर लेता है और सोच लेता है कि अब मैं अपनी वाइफ को कभी मिसट्रीट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ लूसी के डैड और स्टेप मॉम उसकी इस बात पर बिलीव ही नहीं करते कि उसकी शादी हो गई है। वो लोग कहते हैं कि कल तक तो तुम कह रही थी कि तुम शादी नहीं करने वाली हो और आज कह रही हो तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुमने हमें फूल समझी हो जो हम तुम्हारी इस बात पर बिलीव करेंगे। स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुम सच कह रही हो तो बताओ कि आखिर वो कौन सी फैमिली का यंग मास्टर है जिससे तुमने शादी करी। लूसी कहती है कि वो कोई रिच नहीं है, बस एक नॉर्मल फैमिली का हैंडसम लड़का है। ये सुनकर तो ये लोग साफ कह देते हैं कि हम कोई ऐसी गरीब लड़की को एक्सेप्ट नहीं करने वाले जब तक वो हमें ब्राइड प्राइज नहीं देता और ब्राइड प्राइज में हमें 3 मिलियन चाहिए। अगर वो गरीब लड़का सच में तुमसे शादी करना चाहता है तो पहले पैसे लाए फिर तुम्हें लेके जाए। लूसी कहती है कि यानी आप लोगों की नजरों में मैं बस एक चीज हूँ जिसको आप बेचना चाहते हैं। तो लूसी की स्टेप मॉम उस पे हंसने लगती है कि जरूर वो लड़का इतना गरीब होगा ना कि उसके पास 3 मिलियन क्या बल्कि $500 भी देने के लिए नहीं होंगे। तो बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ वो लड़का जरूर एक भिखारी होगा क्योंकि अगर कोई रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का होता तो वो सिर्फ कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लेता बल्कि फॉर्मेलिटीज के साथ शादी करता। ऐसा बोलकर ये लोग और उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। तो ये अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि वो कोई गरीब लड़का नहीं है बल्कि शहर के रिचेस्ट फैमिली शाओ फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसकी स्टेप मॉम हंस कर कहती है कि क्या मजाक कर रही हो, तुम्हें पता भी है शाओ फैमिली शहर की रिचेस्ट मैन है। फिर सभी ये भी कहने लगते हैं कि हमने तो सुना है कि वो जो शाओ फैमिली का रिचेस्ट मैन है उसे तो लड़कियों से एलर्जी है तो वो तुमसे शादी कैसे कर सकता है, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। यहाँ पर लूसी के डैड तो उसे स्लैप लगाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें फूल नहीं बना सकती हो, आज तुम्हें इनमें से कोई सुइटेबल मैन ढूंढ कर शादी तो करनी होगी। लूसी कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी और वो जाने लगती है तो उसके डैड उसका हाथ पकड़ के रोकते हैं और गार्ड से कहते हैं कि गेट्स बंद कर दो, ये यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और फिर लूसी के डैड उसके ऊपर बोली लगाने का बोलते हैं कि जो भी उनकी बेटी के ऊपर ज्यादा अमाउंट देगा वो उसकी शादी उसे करवा देंगे। लूसी काफी ज्यादा शॉक होती है और कहती है कि डैड आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो कहते हैं
कि हमने तुम्हें पाले हैं तो तुम्हें हमारी फैमिली को रिपे करना चाहिए। फिर यहाँ पर शाओ के फ्रेंड को इस बारे में पता लग जाता है और वो शाओ को बताता है कि उसकी वाइफ लूसी को उसका डैड बेचने की बात कर रहा है। ये सुनकर शाओ बहुत ही गुस्सा होता है और तुरंत ही लूसी को बचाने के लिए यहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ लूसी यहाँ पर जल्दी से शाओ को कॉल करने लग जाती है क्योंकि उसने उसे बोला था कि जब भी उसे उसकी हेल्प की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। पर शाओ तो कार चलाते हुए यहीं पर ही आ रहा होता है तो वो कॉल उठाता ही नहीं और लूसी के डैड उसे फोन ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती, शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर ये सारे रिच ओल्ड मैन लूसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने लगते हैं पर सबसे ज्यादा अमाउंट मिस्टर ली लगाता है तो लूसी के डैड उसे लूसी को बेच देते हैं। लूसी यहाँ से भागने को करती है तो उसके डैड उसे फिर से पकड़ लेते हैं और उसे मिस्टर ली के हवाले करने लग जाते हैं और लूसी बस हेल्पलेस रह जाती है। और तभी इतने में यहाँ पर लूसी की हेल्प करने के लिए शाओ आ जाता है और वो अपने सारे लोगों के साथ यहाँ पर एंट्री मारता है और कहता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को बुली करने की। और फिर वो ब्राइड प्राइज में 100 बिलियन देने की बात करता है और जल्दी से लूसी को उठाता है। लूसी के डैड उसे कहते हैं कि तुम अपने आप को समझते क्या हो जो इतने ज्यादा अमाउंट की बात कर रहे हो, तुम्हें पता भी है 100 बिलियन कितने ज्यादा होते हैं, क्या तुम इस शहर के रिचेस्ट मैन है जो तुम इतने पैसे दे पाओगे। शाओ कहता है कि हाँ उन लोग सही सोच रहे हैं, वो ही रिचेस्ट फैमिली का है। पर लूसी के डैड तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो गार्ड से कहते हैं कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो लूसी शाओ को प्रोटेक्ट करने लग जाती है और अपने डैड से कहती है कि आप इसे हर्ट नहीं कर सकते। तभी शाओ का फ्रेंड उसे कहता है कि बॉस आप अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों को हैंडल करता हूँ। फिर लूसी तो यहाँ पर शाओ की फिक्र करने लग जाती है और उसे कहती है कि तुम इन लोगों का कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम इनसे पंगा लो और तुम्हें कुछ हो। तो शाओ फिर से सभी को बताता है कि वो शाओ फैमिली से बिलोंग करता है। फिर सभी लोग को मानना ही पड़ता है और वो लोग समझ जाते हैं कि सच में वही रिचेस्ट मैन है। फिर लूसी के डैड और उसके स्टेप मॉम भी मान जाते हैं ये सोचकर कि अगर वो सच में रिचेस्ट मैन निकला तो फिर वो लोग बचेंगे नहीं और वो लोग फिर उससे माफी मांगते हैं। पर शाओ नहीं मानता और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जिन्होंने भी मेरी वाइफ को बुली किया है उनके पैर तोड़कर इस शहर से निकाल दो। ये ऑर्डर देकर वो लूसी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चला जाता है और फिर उसके सारे गार्ड्स यहाँ पर उन सभी को सबक सिखाने लग जाते हैं। फिर लूसी यहाँ बाहर आने के बाद शाओ को इस बारे में एक्सप्लेन करने का बोलती है और पूछती है कि क्या तुम सच में शाओ फैमिली के यंग मास्टर हो। तो ये सुनकर शाओ उसे सच नहीं बताता है और झूठ कहता है कि नहीं मेरा नाम बस शाओ है और मैं तो अब इस शहर में जल्द ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो कहीं इस वजह से तुम मेरे साथ अपनी शादी तो नहीं तोड़ दोगी ना। लूसी कहती है कि आज तुमने मुझे बचाया उसके लिए बहुत थैंक यू, और जहाँ तक बात रही कि तुम एक गरीब लड़के हो तो ये तो मुझे कल से ही पता था, तुम फिक्र मत करो, मैं इस वजह से इस शादी को तोड़ने वाली नहीं हूँ। और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेहनत करके पैसे आ सकते हैं। और तुमने अभी मुझे बताया ना कि तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, देखो मैं इतनी रिच तो नहीं हूँ लेकिन मेरी मॉम ने मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ कर गई है, तो ये लो ये कार्ड, इन पैसों से तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम शुरुआत के लिए तो तुम्हें ये काम आ जाएगा। शाओ कहता है कि थैंक यू लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इसलिए नहीं ले रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लोग बोलेंगे कि तुम अपनी वाइफ के पैसे यूज कर रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं अगर तुम ऐसा सोचते हो तो, लेकिन अगर आगे चल के तुम्हें कभी कोई डिफिकल्टी हो और पैसों की जरूरत हो तो तुम मुझसे हेल्प ले सकते हो, तुम्हें प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर शाओ हाँ कहता है और पूछता है कि वैसे तो आप सभी को पता ही लग गया है, तो क्या अभी भी हमें अपनी शादी को सीक्रेट रखना है। लूसी कहती है कि हाँ मैं नहीं चाहती हूँ कि इस बारे में सभी को पता चले, तो अभी हम लो प्रोफाइल में ही रहेंगे। फिर ये कहता है कि वैसे हमारी तो शादी हो गई ना तो हमें तो साथ रहना चाहिए। ये सुनकर लूसी शॉक होती है और फिर शाओ को अपने घर ले आती है और उसे कहती है कि तुम ज्यादा मत सोचो, हम बस रूममेट्स हैं और दोनों अलग अलग सेपरेट रूम में सोएंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे रहने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला रूल तो ये कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई लड़की पसंद आती है तो तुम मुझे बता सकते हो, हम लोग तुरंत डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन कभी मुझे बिना बताए चीट करने की सोचना भी मत। और हाँ मैं भी चीट नहीं करने वाली हूँ। शाओ इसकी बातों पर हंसता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे सारे रूल्स मंजूर है, अब तुम ये बताओ मैं कौन से रूम में रहने वाला हूँ। लिन कहती है कि तुम कोई भी रूम चूज कर सकते हो, तो ये कहता है कि मुझे कोई भी रूम चलेगा और हाँ अब से तुम्हें घर का काम करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज मैं हैंडल करूंगा। तो ये सुनकर लूसी बहुत खुश होती है कि इस बंदे को तो अपनी वाइफ को पैम्पर करना आता है। और फिर लूसी शाओ को मास्टर बेडरूम में ले आती है और यहाँ पर वो उसे रूम ही दिखा रही होती है कि वो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम भी मेरे साथ रूम शेयर करना चाहती हो। लूसी तो बहुत शाय हो जाती है और हान उसे अपने से क्लोज करके अपना शर्ट उतारने लग जाता है, तो वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर शाओ सोचता है कि कितनी अच्छी लड़की है, आखिर इसकी फैमिली वाले इसे इतने बुरी तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। फिर ये अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि लूसी की फैमिली ने उसे इतने बुरी तरीके से ट्रीट की और उसकी मॉम भी अचानक से कुछ साल पहले मर गई, तो इसके पीछे कहीं उन्हीं लोग का तो हाथ नहीं है। तो असिस्टेंट कहता है कि ठीक है बॉस मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। और वो पूछता है कि वैसे आप कहाँ पर है, तो ये बताता है कि मैं लूसी के घर पर आ गया हूँ।
ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि आप उनके घर पे भी चले गए। शाओ कहता है कि हमारी शादी हो गई है तो क्या मैं उसके घर पे नहीं रह सकता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी उठती है तो देखती है कि शाओ ने पहले उसके लिए पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है। ये देखकर वो शॉक रह जाती है और फिर दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और लूसी पूछती है कि तुम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करने वाले हो। तो शाओ से बताता है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। तो प्रोजेक्ट का नाम सुनकर ही वो शॉक हो जाती है कि ये तो बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। तो जल्दी से शाओ बहाना बनाता है कि मैं मिस्टर चैन के साथ काम कर रहा हूँ ना, तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चला जाता है और फिर शाओ की हेल्प करने के लिए लूसी मिस्टर चैन से मिलने का सोच लेती है ताकि वो उसका प्रोजेक्ट उसे दिलाने में हेल्प कर सके। फिर लूसी मिस्टर चैन के बारे में पता करके वो होटल पहुंच जाती है और सोचती है कि मुझे अपने हस्बैंड की करियर में हेल्प करने के लिए अगर उस मिस्टर चैन के साथ ड्रिंक भी करना पड़ गया तो मैं कर लूंगी। फिर जैसे वो डोर खोल के मिस्टर चैन से मिलने जाती है तो देखती है कि मिस्टर चैन तो यहाँ पर खुद शाओ को टोस्ट कर रहा होता है और शाओ को यहाँ देखकर वो शॉक हो जाती है और वो भी इसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर वो उसे बाहर लेकर आती है और इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि मैं बस मिस्टर चैन के लिए काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे ड्रिंक के लिए इन्वाइट किया था कि अगर मुझे प्रोजेक्ट चाहिए तो मुझे उन्हें कंपनी देना पड़ेगा। लूसी ये सुनकर कहती है कि आखिर ऐसे कैसे वो मिस्टर चैन तुम्हें परेशान कर सकता है। और फिर ये जल्दी से अंदर जाती है और मिस्टर चैन को चिल्लाते हुए कहती है कि आप मेरे हस्बैंड को ड्रिंक करने के लिए कैसे बोल सकते हैं, आपको ऐसे उसे बुली नहीं करना चाहिए, अगर आपको ड्रिंक ही करवानी है ना तो मैं ड्रिंक करूंगी। और फिर ऐसा बोलकर ये जल्दी से ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मेरे हस्बैंड को देना चाहिए क्योंकि वो ये प्रोजेक्ट करना चाहता है। मिस्टर चैन तो शॉक हो जाता है कि उसे तो उल्टा शाओ की इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये उसे इन्वेस्ट करने के लिए बोल रही है। शाओ उसे एक्टिंग करने के लिए इशारा करता है तो मिस्टर चैन वैसे ही करता है और इसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। फिर लूसी यहाँ से चली जाती है तो शाओ मिस्टर चैन को डबल इन्वेस्टमेंट देने की बात करता है कि उसने उसकी वाइफ के सामने अच्छे से एक्टिंग किया। फिर उसके बाद शाओ लूसी को घर ले आता है और वो बहुत ही ड्रंक होती है इसलिए वो मेड को हनी वाटर लाने के लिए बोलता है। तभी लूसी शाओ से कहने लगती है कि अब तुम्हें अच्छे से मेहनत करना होगा, देखो तुम मेहनत करोगे ना तो कोई तुम्हें कम नहीं समझेगा। शाओ से कहने लगता है कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, आखिर तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही रिच है तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो लूसी कहती है कि तुम झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ मेरा हस्बैंड गरीब है लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों मेहनत करके इस शहर के नए रिचेस्ट मैन बनेंगे। और फिर ये बोलने के बाद वो सो जाती है और शाओ से देखकर स्माइल कर रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ अपने ग्रैंडमा से मिलने पहुंचता है और वो उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि तुम बहुत ही खराब हो, 2 दिन से आए हो और अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए थे। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा ये सारी गार्डनिंग के काम आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं और आपकी ग्रैंड डॉटर इन लो आपके लिए कितने परेशान होंगे। ये सुन के ग्रैंडमा शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ग्रैंड डॉटर इन लो, अब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। तो ये कहता है कि अगर मैं सही से बोलूँ तो वो मेरी वाइफ है। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने सच में मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए, लेकिन ऐसे कैसे कि तुम्हें आए हुए 2 दिन हुए और तुमने शादी भी कर ली, जरूर तुम मुझे फूल बना रहे होंगे ना। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखना मैं कुछ दिन में आपको उससे मिलवाऊंगा। और फिर जल्दी से अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और कहता है कि ये देख लो। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुमने उस लड़की के बारे में पता करे कि वो कोई अच्छी लड़की भी है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वो बस तुमसे पैसों के लिए शादी कर रही हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा आप उसकी फिक्र मत करो, उसे तो ये तक नहीं पता है कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, वो तो बस मुझे एक गरीब लड़का समझ रही है जिसके पास ना घर है ना कार है, और वो तो सच में बहुत ही अच्छी है, वो बस एक ऐसा मैन ढूंढ रही थी जो उसकी सच में केयर करे और उसे पैसा नहीं चाहिए। ग्रैंडमा पूछती है कि तुम कब तक अपनी आइडेंटिटी उसे छुपाने वाले हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा अभी के लिए मुझे छुपाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही से समझ रही है कि मैं गरीब हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि वाइफ का ये मतलब नहीं होता है कि तुम उससे अपने बारे में छुपाओगे, बल्कि वाइफ को तो जितना हो सके उतना पैम्पर करना होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी को उसकी मेड उसके घर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि उसके घर वाले क्या क्या कर रहे और कौन से एंटिक्स को गायब कर दे रहे। ये सोचती है कि लगता है उन्हें पैसों की जरूरत पड़ रही है और ये अपनी मेड को समझाती है कि तुम उन पे नजर रखे रहो और मुझे सारी डिटेल बताते रहना। और फिर लूसी सोचने लगती है कि मेरी मॉम के जाने के बाद मैंने कभी नहीं सोची थी कि कोई मेरी इतनी केयर करेगा और लगता है शाओ से शादी करना मेरी सबसे राइट चॉइस थी। फिर यहाँ पर शाओ की ग्रैंड माँ उसे ब्रेसलेट देती है और कहती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को दे देना, ये हमारी फैमिली का हेयरलूम है जो कि अब उसका है, और हाँ अब कल से तुम्हें कंपनी को संभालना स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद शाओ जब घर पहुंचता है तो वो लूसी को अपसेट देकर पूछता है कि क्या हुआ। तो ये बताती है कि मेरी फैमिली वाले है ना, वो लोग मेरे मॉम के पुराने घर को खराब करना चाहते हैं। ये कहता है कि क्या तुम्हें अपनी चिन फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। लूसी कहती है कि मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है और ये मेरे बस की बात नहीं है। तभी शाओ बताने लगता है कि मैंने तो अपने असिस्टेंट को बोल भी दिया और वो ये काम पे लग गया है। ये सुनकर ये शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हारे पास असिस्टेंट भी है। तो ये जल्दी से बहाने बनाता है कि नहीं मैं बस अपने फ्रेंड की बात कर रहा था, पर फिर भी लूसी को यकीन नहीं होता कि वो तो इतना गरीब है तो उसके पास कहाँ ही ऐसे फ्रेंड्स होंगे।
तो अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। फिर शाओ इसे अपनी ग्रैंडमा के दिए हुए गिफ्ट देता है। तो ये कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तो अभी मुझसे मिली भी नहीं और उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दे दी। तो शाओ बताता है कि मैंने अपनी ग्रैंडमा को सब बता दिया कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके, तो वो बहुत ही खुश है, इसलिए उन्होंने तुम्हें गिफ्ट दिए। फिर ये गिफ्ट देखकर लूसी मना करती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ग्रैंडमा से ये सारे गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने कितनी मेहनत करके तुम्हें अकेले पाली होंगी, तो मैं तुमसे ये सब नहीं ले सकती हूँ, और तुम ये मत सोचना कि मुझे कभी तुमसे पैसे चाहिए। तो शाह अपसेट हो जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं आया तो मैं ग्रैंडमा को वापस कर दूंगा। तो इसे अपसेट देखकर लूसी मान जाती है कि ठीक है, मैं इन्हें रख लूंगी और नेक्स्ट टाइम तुम मुझे अपनी ग्रैंडमा से ज़रूर मिलवाना। और फिर ये शाह से कहने लगती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा कितनी अच्छी है, मेरी ग्रैंडमा जैसी तो बिल्कुल नहीं, जो कि मुझे दुश्मन समझती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं तुम्हारी ग्रैंडमा को मैं पसंद आऊंगी कि नहीं। तो शाह कहता है कि इस बात की तो तुम फिक्र मत करो, तुम इतनी अच्छी हो कि ग्रैंडमा को तुम जरूर पसंद आओगी। फिर लूसी कहती है कि वैसे अब तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो और तुम्हें घर के खर्चे की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं हैंडल करूंगी। तो शाह कहता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी वाइफ के पैसे पर जीऊँ। लूसी कहती है कि मैं ऐसा थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी एनर्जी अपने बिजनेस में डालो और ये सब चीजों में मत पड़ो। और अभी मैं थोड़ी देर में तुम्हारे साथ कार खरीदने चलूंगी, ताकि जब तुम बिजनेस डील वगैरह करने जाओ तो प्रेजेंटेबल लगो। तो शाह कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे लिए कार खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं खुद खरीद लूंगा। तो ये कहती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स के पैसे पर कार खरीदना चाहते हो। बिल्कुल नहीं। तो शाह हार मान जाता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी वाइफ की सुनूंगा, जैसा तुम बोलो। फिर इसके बाद दोनों ही कार खरीदने चाहते हैं और लूसी इसके लिए दो दो महंगी कार खरीद रही होती है। शाह उसके लिए मना करता है, पर वो फिर भी नहीं मानती और बिल पेमेंट करने चली जाती है। तो शाह अपने असिस्टेंट को कॉल करके लूसी के अकाउंट में काफी सारे पैसे डालने के लिए बोलता है और उसे डिसाइड करने के लिए बोलता है कि तुम कोई भी बहाना सोच लो। फिर कार खरीदने के बाद दोनों ही बाहर आते हैं और शाह से कहता है कि वैसे तुमने मेरे लिए कार क्यों खरीदी है, क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी कार में जाना ठीक नहीं होगा। तो ये कहती है कि नहीं, मैं तो बस चाहती हूँ कि लोगों के सामने तुम्हारा इंप्रेशन बने, क्योंकि यहाँ के सारे लोगों को बस महंगी कार ये सब की पड़ी होती है। तो शाह कहता है कि लेकिन तुम्हें तो ये सब की बिल्कुल नहीं पड़ी और तुम मुझे बिल्कुल डिसलाइक नहीं करती हो। लूसी कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। और शाह कहता है कि फिर तो सच में मुझे ट्रेजर मिला है। फिर यहाँ पर शाह कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं युनशु ग्रुप कंपनी के लिए काम करने वाला हूँ तो फिर क्या तुम बिलीव करोगी। तो ये कहती है कि वो तो रिचेस्ट मैन की कंपनी है ना, तुम वहाँ पर काम कर रहे हो। शाह इसे बताने जा रहा होता है कि तभी वो कहती है कि मैं समझ गई, जरूर तुम्हारी ग्रैंडमा की कनेक्शन की वजह से तुम्हें वहाँ पर जॉब मिली होगी ना। तो देखो अब तुम अच्छे से मेहनत करना और अपनी ग्रैंडमा की मेहनत को वेस्ट मत होने देना। और चलो अब तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस खरीदने चलते हैं। फिर ये दोनों एक शॉप के बाहर आते हैं और लूसी कहती है कि मैंने देखी हूँ कि तुम्हारे पास इस ब्रांड की शर्ट रहती है, तो जरूर तुम्हें ये ब्रांड पसंद होगा, तो हम यहीं से ही ड्रेस ले लेते हैं। शाह सोचता है कि मुझे ये ब्रांड क्यों नहीं पसंद होगा, मैं बचपन से इसी ब्रांड के सारे कपड़े पहनते आया हूँ, आखिर ये मेरी ग्रैंडमा का ब्रांड जो है। और फिर वो जल्दी से शॉप में जाता है। फिर लूसी शाह के लिए कपड़े सिलेक्ट करती है और जैसे वो ट्राई करके आता है तो ये उसे देखती रह जाती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। फिर बिल पे करने के टाइम पे लूसी फिर से पैसे देने जा रही होती है तो शाह उसे रोकता है और कहता है कि इस बार मैं दूंगा। फिर दोनों ही कार के पास आते हैं और शाह इसे अपने सारे कार्ड्स देने लगता है और कहता है कि हम दोनों की हिडन मैरिज है तो क्या हुआ, हम लोग लीगली मैरिड है, तो अब मेरी जिम्मेदारी है फैमिली को सपोर्ट करना। तो अगर तुम अब मेरे पैसे नहीं रखोगी तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम मुझे कम समझती हो। लूसी कहती है कि असल में तुम्हें ये मुझे नहीं देना चाहिए बल्कि अपनी ग्रैंडमा को देना चाहिए, उन्होंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने में कितनी मेहनत लगाई होंगी, तो उन्हें इसका रीपे मिलना चाहिए। शाह कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी ग्रैंडमा को पहले ही दे चुका हूँ और अब ये बाकी ग्रैंडमा ने कहा है कि मैं तुम्हें दूं क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और अब तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम मना नहीं कर सकती हो। तो फिर लूसी को मानना पड़ता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए अच्छे से सेफली रखूंगी। और फिर वो इसे बताने लगती है कि आज तक मैंने अपने डैड को मेरी मॉम से पैसे लेते हुए देखी हूँ, चाहे वो कार के लिए हो, घर के लिए हो, चाहे ग्रोसरीज के लिए हो, लेकिन तुम उनसे डिफरेंट हो और तुम बहुत ही अच्छे हो। शाह कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हमारा फ्यूचर बहुत ही हैप्पी होने वाला है। फिर लूसी इसे बताती है कि अभी थोड़ी देर में मैं अपने घर जाऊंगी और उन लोगों से मुझे कुछ डील करना है, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे डील कर लूंगी। फिर इसके बाद लूसी जैसे ही अपने मॉम के घर पहुंचती है तो यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे देखकर बोलने लगती है कि अच्छा, इतने दिनों बाद तुम्हें अक्ल आ गई कि तुम्हें अपने घर भी आना है, सच में तुम बहुत ही बेकार लड़की हो। तो लूसी भी उन्हें कई सारी चीजें सुनाती है कि एक तो आप मेरे घर पे फ्री में रह रही है और मुझे सुना रही है। ऐसा बोलकर वो अंदर चली जाती है और ग्रैंडमा चिल्लाती रह जाती है। और फिर लूसी अपना लगेज लेकर आती है और कहती है कि ग्रैंडमा, मैं बस अपना सामान लेने आई थी और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब मैं इस फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ। तो इसकी ग्रैंडमा जल्दी से इसको रोकने लग जाती है और कहती है कि तुम हमें बिना पैसे दिए यहाँ से नहीं जा सकती हो। अब तभी सामने बहुत सारी कार आके रुकती है और उसमें से गार्ड्स निकल कर लूसी की ग्रैंडमा को पकड़ के दूर करते हैं। और फिर शाह कार से बाहर आता है और वो लूसी से कहता है
कि सॉरी मैं लेट हो गया, तुम्हें डर तो नहीं लगा था? तो ये कहती है कि ग्रैंडमा से ज्यादा तो मैं तुम्हारे लोगों से डर गई, क्या तुम बता सकते हो कि ये लोग कौन है? तो शाओ जल्दी से बहाना बना लेता है कि ये मेरे फ्रेंड की कंपनी के बॉडीगार्ड्स हैं। तुमने मुझे बताई थी ना कि तुम अपनी फैमिली के घर आ रही हो, तो मुझे लगा कि मुझे इन्हें लेकर आना चाहिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए। और फिर वो इसे बताता है कि उसके डैड किसी कंपनी का फंड लेकर भाग चुके हैं और अब उनका सारा कर्जा भरने के लिए उसे पुलिस अरेस्ट करने आ सकती है क्योंकि वो उनकी बेटी है। ये सुनकर तो ये शॉक हो जाती है कि यानी ये सब डैड का प्लान था, वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर फंस जाऊँ, लेकिन आखिर वो इतने पैसे लेकर क्यों भाग गए? तो ये कहता है कि तो मुझे भी नहीं पता। लूसी कहती है कि मुझे शक हो रहा है, घर की सारी चीजें भी गायब है, सारी महंगी पेंटिंग और एंटिक्स वगैरह भी, तो क्या मुझे पुलिस को कॉल करके इस बारे में बताना चाहिए? तो ये कहता है कि अभी इस बारे में मत बताओ। अब तभी इतने में लूसी को कॉल आती है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। फिर वो तुरंत ही अपने ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और उसकी ग्रैंडमा इसे चिल्लाने लगती है कि अब तो तुम खुश हो गई होगी ना, तुम्हारे डैड मर गए। देखो अब तुम्हारे डैड के बाद तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, तो अपने अंकल को कॉल करो और उन्हें बोलो कि वो तुम्हारे डैड की सारी चीजें हैंडल करे। लूसी कहती है कि आप किस अंकल की बात कर रही हो, मैं किसी भी अंकल को नहीं जानती हूँ। तो ग्रैंडमा चिल्लाने लगती है कि तुम नहीं कॉल करोगी ना, रुको मैं ही कॉल करती हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपने दूसरे बेटे को कॉल करके यहाँ पर बुला रही होती है। और फिर लूसी जैसे यहाँ से जाने लगती है तो उसकी ग्रैंडमा फिर उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, तुम्हें अपने डैड के फ्यूनरल के लिए $10,000 देना चाहिए। तो लूसी कहती है कि आप ये पैसे मुझसे क्यों मांग रही हो, जब आप कह रही थी कि अंकल इतने रिच है तो आप उन्हीं से ले लो ना। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि तुम कैसी बेटी हो जो अपने डैड का फ्यूनरल का पैसा नहीं देना चाहती हो और अंकल पे थोप रही हो, आज तुम बिना पैसे दिए कहीं नहीं जाओगी। तो लूसी कहती है कि आपको शर्म नहीं आती मुझसे इतने पैसे मांगते हुए, पहले ही आपने मेरी मॉम की सारे एंटिक्स और पेंटिंग वगैरह चुरा चुकी हैं, सोचो अगर मैं उसका इल्जाम आपके ऊपर लगाऊंगी ना तो आपको जेल हो जाएगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ये क्या कह रही हो। लूसी कहती है कि मैं जानती हूँ आपको सब समझ आ रहा है, तो एक्टिंग मत करो, बस अब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ जाने दो, फिर सब पता लग जाएगा कि जिसकी मौत हुई है वो सच में मेरे डैड है भी या नहीं। फिर इसके बाद लूसी जैसी घर पहुंचती है तो देखती है कि शाओ उसके लिए कुकिंग कर रहा होता है। तो ये देखकर वो शॉक होती है और कहती है कि तुम कुकिंग कर रहे हो। वो कहता है कि तुम थक गई होगी ना तो रेस्ट करो। लूसी इसे देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड बनने लायक है और वो इतना उसके लिए कर रहा है। वो सोचती है कि मुझे होश में आ जाना चाहिए, वो बस मुझ पे तरस खा रहा है। और फिर उसके बाद शाओ जल्दी से डिनर सर्व करता है और लूसी से कहता है कि आप टेस्ट करके देखो तुम्हें पसंद है कि नहीं। तो लूसी टेस्ट करने के साथ ही तारीफ करती है कि तुम्हें तो कितनी अच्छी कुकिंग आती है, वैसे तुमने कुकिंग करना कैसे सीखा? तो ये बताता है कि बचपन से ही मेरे मॉम डैड नहीं थे और मेरी ग्रैंडमा ने मुझे पाली है, तो उन्होंने मुझे कुकिंग करना भी सिखाया और जिंदगी जीने के लिए और भी सारी चीजें सिखाई और ये भी सिखाया कि मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखूं। तो अगर तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया हो तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता हूँ। लूसी कहती है कि पसंद तो मुझे आया है, लेकिन अगर तुम हर रोज मेरे लिए कुकिंग करोगे तो तुम्हारा काम का क्या होगा? देखो अभी तुमने जल्द ही कंपनी ज्वाइन करे हो ना, और चाहे तुमने जैसे ज्वाइन करे हो लेकिन तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है ताकि तुम्हें अचीवमेंट मिले। फिर शाओ से बताता है कि उसके डैड की इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट आ गए। फिर लोग चेक करते हैं और इन्हें पता लगता है कि उसके डैड का सच में कोई ट्विन ब्रदर है जो कि अब वापस आ गया। पर लूसी को शक हो रहा होता है कि क्या पता उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है और वो उसके डैड होंगे, यानी कि वो जिंदा है। पर तभी इसकी ग्रैंडमा कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से घर आओ, तुम्हारे अंकल तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारे डैड के फ्यूनरल के बारे में बात करना चाहते हैं। लूसी कहती है कि अभी तक डीएनए टेस्ट रिजल्ट नहीं है, तो आखिर आप लोग को इतनी जल्दी क्यों हो रही है? तो लूसी की ग्रैंडमा उसके अंकल से भी उसकी बात करवा देती है और अंकल की आवाज़ सुनकर लूसी शाओ से इस बारे में डिस्कस करती है कि उसकी अंकल की आवाज़ सेम उसके डैड की तरह थी। अब तो लूसी का शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद वो घर आती है अपने अंकल से मिलने के लिए। यहाँ पर लूसी अपने अंकल को अपने हस्बैंड शाओ से भी मिलवाती है और उसके अंकल उसकी आंटी से उसे मिलवाते हैं। लूसी कहती है कि मैं यहाँ पर आपका रूटीन जानने नहीं आई हूँ, बल्कि पूछने आई हूँ कि अभी तक डीएनए टेस्ट रिजल्ट नहीं आए, तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि सच मेरे डैड का ही एक्सीडेंट हुआ है? क्या पता डैड जिंदा हो और वो कोई और होगा। और आखिर अंकल आप वापस अब्रॉड से यहाँ पर मेरे डैड की कंपनी संभालने क्यों आ गए? क्योंकि ऑफ कोर्स है, मेरे डैड के जाने के बाद उनकी कंपनी आपके हाथ में लग गई है, तो क्या आपको पैसों की जरूरत है इसलिए आप यहाँ पर आए? तो ग्रैंडमा ये सुनकर इसे चिल्लाने लगती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम सच में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। तो लूसी कहती है कि ठीक है और वो जल्दी से शाओ को लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी और शाओ इस बारे में डिस्कस करते हैं कि लूसी को पूरा लग रहा है कि उसके अंकल उसके डैड की तरह उसे लग रहे हैं। शाओ कहता है कि तुमने वो वाली कहानी सुनी हो, ट्विन सिस्टर वाली? एक सिस्टर अपनी ट्विन सिस्टर से जेलस होती है तो वो उसे मार देती है ताकि वो उसकी परफेक्ट लाइफ जी सके। तो लूसी कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि यानी ये मेरे अंकल नहीं बल्कि मेरे डैड है और उन्होंने अपने ब्रदर को मार दिया है। शाओ कहता है कि ये तो हमें पता लग ही जाएगा। और फिर वो लूसी से बताता है कि कल मैं तुम्हें अपनी ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए लेकर चलूंगा। तो ये कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं होगा, अभी तो मैं रेडी भी नहीं हूँ तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने के लिए।
तो ये कहता है कि इसमें रेडी होने वाली क्या बात है, कल मेरी ग्रैंडमा फिशिंग के लिए जा रही है। तो ये सुनकर लूसी खुश जाती है कि फिर तो मज़ा आएगा, मैं चलूंगी। फिर नेक्स्ट डे दोनों ही कार से यहाँ पर एक विलेज पहुँचते हैं और शाह से बताता है कि मेरी ग्रैंडमा इसी विलेज में रहती है और यहाँ पर उनका खुद का घर है। तभी सामने कुछ लोग को फिशिंग करता हुआ देखकर लूसी कहती है कि मैं भी वहाँ पर जाती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है, अपनी शूज उतार कर जाओ। फिर लूसी जब जा रही होती है तभी शाह उसके बाल पर हाथ लगा के उसका एक बाल ले लेता है और फिर अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसका कोई टेस्ट करवाने के लिए सैंपल भेजने की बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लूसी इन सभी लोगों के साथ फिशिंग करती है और काफी एंजॉय करती है और वो शाओ की ग्रैंडमा के पैर वॉश करने में भी हेल्प करती है और उसे तो पता भी नहीं होता कि वो ही शाओ की ग्रैंडमा है। पर शाओ की ग्रैंडमा को पता होता है कि यही उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, तो वो बहुत ही खुश होती है कि कितनी अच्छी लड़की है। फिर इसके बाद शाओ लूसी को अपने ग्रैंडमा के घर के बाहर लेकर आता है और इतना बड़ा घर देखकर वो शॉक रह जाती है और पूछती है कि ये क्या है, क्या तुम यहाँ पर मुझे बेचने के लिए लाए हो। तो ये कहता है कि तुम डरो मत, ये सच में मेरी ग्रैंडमा का घर है, उन्हें ये उनके हस्बैंड की तरफ से मिला है। और फिर ये उसे उठा के रूम में लेके जाता है और कहता है कि तुम जाकर शावर ले लो, जब तक बाहर जाता हूँ। तो ये से रोकती है, कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ, मुझे सच में डर लग रहा है। जब मैं छोटी थी तो मेरी ग्रैंडमा मुझे बेचने के लिए लेकर जा रही थी और उन्होंने मुझे ऐसी अनजान जगह पे लेकर गई थी, तब से मुझे ऐसी जगह से डर लगता है। तो शाह कहता है कि देखो डरो मत, देखो यहाँ पर मेरी फोटोज भी रखी है, ये मेरा ही रूम है। फिर वो उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता देता है तो लूसी शॉक हो जाती है और कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे साथ खेल रहे थे, मैं अब तक तुम्हें गरीब समझती आ रही थी और तुम एक रिच फैमिली की लड़की निकले। ये कहता है कि देखो मैंने तुमसे जानबूझ के झूठ नहीं बोला और तुमने कभी मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछी भी नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। और चलो अब तुम जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाओ, ग्रैंडमा यहाँ पर आती होंगी। फिर शाह का असिस्टेंट कपड़े ले आता है और शाह लूसी के लिए मेड को कपड़े देने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर शाह की ग्रैंडमा भी घर आ जाती है और वो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि रुको मैं अभी लूसी को लेकर आता हूँ। और फिर लूसी जैसी तैयार होकर बाहर आती है तो शाह कहता है कि ग्रैंडमा आ गई है, चलो तुम्हें मैं उनसे मिलवाता हूँ। तो ये नर्वस हो रही होती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा को मैं पसंद होगी कि नहीं। शाह कहता है कि मैंने बोला था ना तुम इतनी क्यूट हो, तुम उन्हें पसंद होगी। और फिर ये जल्दी से उसे अपनी ग्रैंडमा के पास ले आता है पर लूसी तो देख ही नहीं रही होती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे देखो तो। फिर लूसी जब देखती है कि ये ग्रैंडमा तो वही है जो कि उसके साथ फिशिंग कर रही थी, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर दोनों ही बातें करने लगते हैं। और ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम यहाँ पर आई गई हो तो तुम दोनों को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लूसी मान जाती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगी। तो शाह कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम मेरी लीगल वाइफ हो, आखिर तुम गेस्ट रूम में कैसे रह सकती हो, हम दोनों को सेम रूम में रहना होगा। तो लूसी कहने लगती है कि लेकिन ऐसे कैसे। तो ग्रैंडमा कहती है कि कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम दोनों को अब जल्दी से मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन देना है। तो ये सुनकर लूसी और शाह दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। फिर इसके बाद लूसी और शाओ दोनों सेम रूम में सोते हैं पर लूसी बेड पर होती है और शाओ सोफे पर, और बेचारे को सोफे पर नींद नहीं आ रही होती है और वो शाओ की तरफ ही देख रहा होता है। तो इसे ऐसे ना सोते हुए देखकर वो कहती है कि क्यों ना तुम भी बेड पर आ जाओ और अच्छे से सो। तो वो तुरंत ही बेड पर आ जाता है और फिर लूसी बहुत ही शाय फील कर रही होती है और दूसरी तरफ फेस कर लेती है। तो वो उसके क्लोज होता है और फिर उसे किस करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही लूसी की नींद खुलती है तो वो अपने पास शाओ को ना देखकर बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है और तुरंत ही उसे कॉल करती है पर उसका कॉल भी नहीं लगता। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर जा रही होती है। इतने में यहाँ पर शाओ आ जाता है और उसे ऐसे रोते हुए देखकर पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, मैं तो बस तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने गया था, तुम्हें क्या लगा कि मैं कहीं चला गया हूँ। लूसी कहती है कि मैं डर गई थी, मुझे लगा कि तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। और फिर वो अपने बचपन के ट्रॉमा के बारे में उसे बताने लगती है। तो ये जल्दी से उसे हक करता है और कंफर्ट करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, दोबारा मैं कभी तुम्हें ऐसी कोई स्ट्रेंज जगह पे नहीं लाऊंगा। तो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर ग्रैंडमा के साथ हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों जैसे ही ग्रैंडमा के पास ब्रेकफास्ट करने आते हैं तभी यहाँ पर लूसी को छींक आने लगती है। तो शाह जल्दी से उसे उठा के लेके जाता है और डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप करवाता है। डॉक्टर बताता है कि कुछ नहीं, बस उसे थोड़ा सा कोल्ड हो गया। फिर यहाँ पर ये इसके लिए जिंजर सूप मंगवाता है और उसे पिलाने लगता है। तो ये कहती है कि मैं खुद पी लूंगी, पर शाह नहीं मानता, कहता है कि अगर तुम नहीं पियोगी तो मुझे कोई और तरीका आजमाना पड़ेगा। तो ये चुपचाप से पी लेती है। फिर इसके बाद शाह अपने असिस्टेंट से मिलने जाता है जो कि उसे बताता है कि उसकी वाइफ लूसी के टेस्ट रिजल्ट आ गए और पता लग गया है कि उसका जो डैड है वो उसका असली डैड है ही नहीं और लूसी का जो असली डैड है उसका नाम मिस्टर लिंग है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी को लॉयर की कॉल आती है और वो बताता है कि उसके अंकल उससे डिनर पे बुला रहे हैं और उससे उसके डैड की कंपनी के शेयर्स के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। लूसी इस बारे में शाह को बता देती है तो वो कहता है कि तुम कल जरूर जाना और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर लूसी जब यहाँ डिनर के लिए पहुंचती है तो देखती है कि यहाँ पर कुछ और मैन भी आए होते हैं जो कि लूसी के ऊपर काफी पैसे लगाने लगते हैं उसके साथ शादी करने के लिए। लूसी यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो उसकी आंटी उसे कोई ड्रिंक पिला देती है और फिर ये लोग लूसी को बेहोश करके उसी किसी रिच मैन को बेच देते हैं। फिर हम देखते हैं कि शाह यहाँ पर पहुंचकर जल्दी से लूसी को बचा कर घर लेके जाता है
और जब लूसी को होश आता है तो वो रोने लग जाती है। तो ये कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया था। तो लूसी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी फैमिली वालों ने मुझे भेज दिया था, वो तो अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, और मैं उन लोग को छोड़ूंगी नहीं, उनसे अपना रिवेंज लूंगी। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, और जो उन्होंने तुम्हारे साथ आज किए हैं उसका मैं उन्हें बदला दूंगा। और फिर शाह कहता है कि वैसे मैंने तुम्हें एक चीज के बारे में बताया नहीं कि जो तुम्हारे डैड है वो तुम्हारे रियल डैड है ही नहीं, और मैंने तुम्हारे रियल डैड के बारे में पता लगाया, उनका नाम मिस्टर लिंग है, और अभी मैं उनके बारे में पता लगा रहा हूँ कि वो कहाँ पर है। फिर लूसी ये जानने के बाद रोने लग जाती है और कहती है कि 20 सालों तक मैं ये सोच रही थी कि आखिर मेरे डैड मेरे साथ इतना कोल्ड क्यों है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि वो तो मेरे डैड ही नहीं थे। कोई बात नहीं, अच्छा ही है। वैसे भी अब ये चीज जानने के बाद मुझे मेरा रिवेंज लेने में आसानी होगी। फिर लूसी का रिवेंज लेने के लिए शाह उसके अंकल और उसकी पूरी फैमिली को ही अरेस्ट करवा लेता है। जब लूसी इस बारे में सुनती है तो वो शाह से पूछती है, तो वो इसे कहता है कि जो तुम्हारे नकली डैड थे वो मर चुके, तो क्या तुम फिर भी उनके बारे में सब जानना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा उस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पर फिर भी लूसी जानने के लिए हाँ बोलती है। तो शाह लूसी को उसके अंकल से मिलवाता है, जो कि उसे सारा सच बताते हैं। फिर इसके बाद इसके अंकल को भी जेल हो जाती है और इसकी फेक ग्रैंडमा को भी, और लूसी उन्हें अपने घर से भी निकाल देती है क्योंकि उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ये सब उसकी मॉम का है। शाओ लूसी के डैड के बारे में पता करवाता है तो पता लगता है कि वो भी अब मर चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी शाओ की ग्रैंडमा से मिलने जाती है और यहाँ पर शाओ और उसकी ग्रैंडमा लूसी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं और उसे फ्रूट खाने के लिए देते हैं। तभी लूसी को वॉमिटिंग जैसा होने लग जाता है। तो शाओ जल्दी से मेड को बुलाता है फ्रूट चेक करने के लिए, तो वो बताती है कि फ्रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ग्रैंडमा लूसी को देखकर समझ जाती है कि उसे क्या हुआ है और वो तुरंत ही मेड से कहती है कि यहाँ पे डॉक्टर शाह को बुलाओ लूसी को चेक करने के लिए। फिर डॉक्टर जब यहाँ लूसी का चेकअप करता है तो इन लोगों को गुड न्यूज देता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर ये सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शाह बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है कि वो अब डैड बनने वाला है। और फिर शाह बहुत ही खुश होकर लूसी को उठा के घुमाने लग जाता है। तो ग्रैंडमा चिल्लाती है कि उसकी केयर करो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। तो शाह कहता है कि ग्रैंडमा फिक्र मत करो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा और लूसी को एक चोट तक नहीं पहुंचने दूंगा। और फिर ये जल्दी से भागकर फ्लावर लेकर आता है और लूसी को रिंग दिखाते हुए प्रपोज करने लग जाता है और कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा प्रपोजल देने वाला था, लेकिन इतनी अच्छी न्यूज़ सुनने के बाद मैं और वेट नहीं कर सकता, और आज तो ग्रैंडमा भी यहाँ पर है, तो मैं ग्रैंडमा के सामने तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी। लूसी कहती है कि उठ जाओ। वो पूछता है कि तुम्हारी हाँ है या नहीं। तो ये कहती है कि तुम मेरे बेबी के डैड हो, तो आखिर मैं तुम्हें कैसे मना करूंगी। फिर वो लूसी को रिंग पहना देता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि इसमें मेरे ग्रैंडसन की खुशनसीबी है कि उसे तुम जैसी लड़की मिली है। पास्ट में उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाया था और गरीब बनने का प्रिटेंड करा था, पर उस वक्त भी तुमने कभी उसे डिसलाइक नहीं करी, बल्कि उसका इतने अच्छे से ख्याल रखी। तो तुम जैसी लड़की हमें काहे मिलेगी। इसलिए अब आगे की लाइफ में चाहे जो प्रॉब्लम आ जाए, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलके सॉल्व करना होगा। फिर ग्रैंडमा तुरंत ही इन दोनों की मैरिज डेट भी फिक्स कर देती है और फिर फाइनली शाओ और लूसी की ग्रैंड वेडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर होती है।